Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear student, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 13 जिसे हमें सॉल्व करना है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक का दिया हुआ है और बड़े ही आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग हियर, इसके बाद में द लास्ट 2 आवर्स। इसका मतलब होता है कि पिछले 2 घंटे से वो जो है इंतजार कर रहा है, यानी मैं इंतजार कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जब सिंस एंड फॉर का हम यूज देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ है, घंटे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घंटे के लिए आप जानते हैं किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट में हमारा फॉर आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन पे आते हैं, लिखा हुआ है द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बिसेट। बिसेट के बाद में हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, बिसेट का मतलब होता है हानिकारक होना किसी चीज के लिए, तो बिसेट विथ होता है, बिसेट विथ। तो बिसेट के साथ में विथ आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बेटा क्लियर है ना दोनों क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। तो कह रहा है द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड, और इसके बाद में अ मंथ, 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है ना। तो एक्सटेंड, और कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए, फॉर अ मंथ, एक्सटेंड फॉर अ मंथ। यही तो एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको हाई टाइम मिल जाए, है ना, या फिर इट इज हाई टाइम, या इट इज नाउ टाइम, या फिर इट इज टाइम, अगर इस तरह के शब्द आपको मिल जाते हैं तो फिर आपका सेंटेंस जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट पे जाने का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डिड। तो यहाँ पे डी में हमारा डिड दिया हुआ है, और डिड हमारा कब लगता है, जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है फोर्थ नंबर तक। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है। लिखा हुआ है इफ ही हैड, और इसके बाद में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लिसेंड हो जाएगा, और लिसेंड इसका द ऑब्जेक्ट है तो लिसेंड टू होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसेंड टू मी। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बेबी, तो बी फॉर बेबी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पिक द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड इन 4 में से एक है, वो फाइंड आउट करना है। रेफरेंस तो एकदम सही दिख रहा है, प्रेफरेंस भी सही है, डिफरेंस भी सही है, और परफॉर्मेंस यही गलत है। तो परफॉर्मेंस की स्पेलिंग क्या होती है, PERFORMANCE। तो यहाँ पे जो ई लगा है वो गलत है। ओके नाउ इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एन एसोसिएट इन क्राइम, और क्राइम में जो साथ देता है किसी का वो कहीं ना कहीं एसोसिएट है, यानी अकम्प्लिस है। तो यहाँ पे 7th का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, बताया गया है ना। इसके बाद में 8th नंबर है, जॉन ऑफर्स ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन हो गया, यानी अब उसने क्या कर दिया, मना कर दिया किसी से, रिफ्यूज। और सेंटेंस का मीनिंग लगा लो तब भी आ जाएगा, जॉन ऑफर ऑफ हेल्प वॉज रिफ्यूज्ड बाय द पुलिस। तो यहाँ पे हमारा जो है रिफ्यूज हो गया, मना कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे बोल रहा है द मेंबर शुड एडहेयर टू ऑल द डिसीजंस। अब देखिए द मेंबर शुड एडहेयर टू ऑल द डिसीजन, तो देखिए सबसे पहले ऑल द डिसीजंस आना चाहिए, शुड बी, एडहेयर्ड, और इसके बाद में अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे 2 ही ऑप्शन शुड बी के दिख रहे हैं, एक है बी ऑप्शन, दूसरा है सी ऑप्शन। लेकिन बी पार्ट में क्या गलती है, ऑल द मेंबर्स दिखा है, जबकि क्वेश्चन में ऑल द मेंबर्स नहीं है। इट मींस दैट वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही मतलब कम समय में हम एक्टिव पैसिव को सॉल्व करते हैं, केवल यही स्ट्रेटेजी अपनानी है जो कि मैंने अभी बताया। सबसे पहले देखिए जरूरी चीजें किसमें किसमें हैं, और इसके बाद में फिर देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लगा किसी वर्ड पे। आगे चलते हैं 10th और 11th में। तो 10th 11th में हमारा सिनोनिम फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10th नंबर में मिटिगेट कह रहा है, और मिटिगेट मैंने कई बार बताया है, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, शांत होना, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं काम, क्वाइट, साइलेंट, है ना। इसके बाद में शॉबर आ जाता है, प्लेसिड आ जाता है ना, शॉबर आता है, शूद आता है, मॉलिफाई भी आता है ना, मॉलिफाई। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल हमें ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो एज यू आर एबल टू सी काम इज देन, तो काम डाउन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
सेटिस्फाई जानते हैं, रिजॉइस का मतलब खुशी से रिलेटेड, और राइज भी जानते हैं आप। आगे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे देखिए लिखा हुआ डर्थ, बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी है, सो वी कैन से दैट पॉसिटी, या फिर लैक बोल सकते हैं, कमी है। स्कार्सिटी हो सकता है ना, डिफिशियंसी भी हो सकता है, कमी होना। अब कमी होना तो बेसिकली हम बोल सकते हैं शॉर्टेज होना, बी फॉर बेबी करेक्ट है। अगर एंटोनिम फाइंड आउट करना होता है तो हम एक्सेस में चले जाते हैं, सरप्लस अनावश्यक होता है, और डी नंबर मीन है, वो आप जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे। ट्वेल्थ नंबर में देखिए जार लिखा हुआ है, CZAR, सी लगा होता है लेकिन जार पढ़ा जाता है, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। जार एक तरह से रूलर है, रूलर जो होता है शासक होता है, पहले होता था शायद फ्रांस का या फिर कहीं का है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो पहले शासक बोला जाता था, जार शायद फ्रांसी का है या फिर कहीं और का, तो देख लीजिएगा, और जो भी हो कमेंट करके बताइएगा क्या था, ये जार कहाँ का रूलर होता है। तो जार का जो रूलर है ये मेल है, इसका फीमेल जो होगा वो जरीना होगा, और जरीना जो होता है वो डी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे देखिए एम्यूज लिखा हुआ है, एम्यूज का एडजेक्टिव बनाना है तो एम्यूजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्यूजिंग। तो एम्यूजिंग है, और देखिए मैंने आपसे बताया था जब भी एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो आप हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, हाउ से क्वेश्चन करने का मतलब कि आपका एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी फॉर बेबी, बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। क्लियर। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नरेशन दिया हुआ है। नरेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी सेड टू मी इट हैज बीन। इट हैज बीन का मतलब समझ रहे हैं, जब ये चेंज करेंगे तो इट हैड बीन होना चाहिए। तो देखिए कितने ऑप्शन में इट हैड बीन है, ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बी सी डी में है ही नहीं, तो ए ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये सब स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, क्योंकि टाइम बचाना है आपको, पैसेज के लिए टाइम बचाना है ना। आगे चलते हैं 15 नंबर लिखा हुआ, ही वेव्ड अस। बाय बाय नहीं होता भाई, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है, क्योंकि ये एनडीए में आई हुई प्रॉब्लम थी। तो बाय बाय नहीं होता, बाय बाय होता है। ओके, ये एनडीए में क्वेश्चन आया था। 16 नंबर है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक में देखिए वॉवेल साउंड आ रहा है, एन होना चाहिए, एन इलेक्ट्रिक, है ना, और करंट लिखा है ना, तो एन इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहले में तो देखिए बाय बाय ए ऑप्शन में आ रहा है, और 16 में हमारा कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर पे रन डाउन लिखा हुआ है। ओके, रन डाउन, ये भी आपका वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है थका हुआ, सो वी कैन से दैट टायर्ड, वी कैन से दैट एग्जॉस्टेड, हैगार्ड बोल सकते हैं, या वीक आ सकता है, तो वीक से फीबल आ जाता है ना। इसके बाद में अब देखिए कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम फाइंड आउट करना है, तो सॉरी एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो कमजोर तो नहीं होगा, ना ही थका हुआ होगा। तो यहाँ पे एनर्जेटिक एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि एनर्जेटिक यही एंटोनिम होगा हमारा, एनर्जेटिक है, तो बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज आ गया है। अब पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें क्वेश्चन आंसर पे जाना होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज पे आते हैं। तो 18 नंबर हमसे बोल रहा है, एजुकेशन फॉर वुमेन इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, तो एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए वुमेन्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एजुकेटेड होंगी तो आगे की जनरेशन भी एजुकेटेड होगी। तो कॉमन सेंस यही कहता है कि 18 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में 19 नंबर, प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन फॉर वुमेन हैज इनेबल्ड देम टू। लगभग सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसेज को पढ़ेंगे हम। 20 नंबर में कह रहा है, फाइंड द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग अनजस्टिफिएबल। अनजस्टिफिएबल का हमें अपोजिट फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो पैसेज कह रहा है, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया is one of the foremost concern of the government of India as well as of the society at large. It is due to the fact that at the present time the educated women
play a very significant role in overall development and progress of the country. Women hold a prominent position in the Indian society and all over the world. However, since the prehistoric times, women were denied opportunities and had to suffer for the hegemonic masculine ideology. This unjustifiable and unwarrantable oppression had resulted into a movement that fought to achieve the equal status of women all over the world. Women's education in India is the consequence of such progress, and this led to the tremendous improvement of women's condition throughout the world. Nevertheless, education of female illiteracy is considered as a major concern today. In the present era, the Indian society has established a number of institutions for the educational development of women and girls. These educational institutions aim for immense help and concern with the development of women. In the modern society, women in India have come a long way. Indian women are at par with men in all kind of talks like reaching the moon, conquering Mount Everest, and participating in all fields. All this is possible just because of education and the profound impact it has had on women. यह हमारा पैसेज था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है 18 नंबर, एजुकेशन फॉर वुमेन इज नेसेसरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन है? मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वही बात आ रही है। तो 18 का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। आते हैं 19 नंबर पे, प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन फॉर वुमेन हैज एनेबल्ड देम टू ओवरथ्रो मेल हेजेमनी। ये तो बात बिल्कुल सही है। बैक कवेटेड पोजीशन, ये भी बात सही कह रहा है। सी ऑप्शन भी सही है। ऑल ऑफ द अबव। 19 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। 20 नंबर पे आते हैं। अब 20 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है अनजस्टिफिएबल। इसका हमें अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो अपोजिट क्या होगा? रीजनेबल हो जाएगा, जो कि सही ठहराएगा, है ना। तो अनजस्टिफिएबल तो जो सही नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये मॉक टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया है और विद इन टाइम, बहुत कम समय में हमने इस पैसेज को किया है और इसके बाद में ये मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी हम लोगों ने ख़त्म किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ें छूट रही हैं, अभी हम थोड़ा सा पैटर्न इसमें बदलेंगे। 15 मॉक टेस्ट होने के बाद में कुछ हम चेंजेस करेंगे मॉक टेस्ट में, जैसा कि हम एक PQRS का यानी पैराजंबल का भी क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। मैस्कुलिन फेमिनाइन को रोकेंगे, उसकी जगह पर सिंगुलर प्लूरल का भी क्वेश्चन डालेंगे। तो जो भी एक पंक्चुएशन का भी हो सकेगा तो एक क्वेश्चन डालेंगे। तो कुछ पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। कलेक्टिव नाउन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन का भी एक क्वेश्चन डाल देंगे। तो कुछ चेंजेस 15 मॉक टेस्ट के बाद में हम करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जैसा आपको एग्जाम पे पैटर्न देखने को मिलता है, बिल्कुल वही पैटर्न हम लेकर के चलेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। जय हिंद।